वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 4 अगस्त है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और जो हमारे पुराने लिसनर व्यूअर हैं वो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज़ आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से 66 बीपीएससी मेंस जो फाइनल रिजल्ट आया है कल, उसमें बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। डीएसपी के पद पर रीता जी का हुआ है। आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर पर रविशंकर पटेल जो हमारे फैकल्टी में भी शामिल है उनका हुआ है। शिवम कुमार उनका शुगर कैन ऑफिसर के रूप में हुआ है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है तो उनको पुनः बधाई। और इसी प्रकार आप लोग ज़रूर अध्ययन अध्यापन में शामिल कीजिए ताकि एक समग्र जो सफलता होता है, अंतिम सफलता होता है, उसमें आपका स्थान निर्धारित रहे। उसके लिए व्यापक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को तैयारी करने की ज़रूरत है। उसमें युक्ति आईएएस आप लोग का हमेशा सपोर्ट में रहता है, तो उसी आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए। हालांकि उनका इंटरव्यू जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की न्यूज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक है। जब भी यह चर्चा में रहेगा, एग्ज़ाम आपके करीब होगा, वो मेंस का हो या इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू का, तो ये आप लोगों के प्रश्न लाजमी हो जाता है और आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप इन सब प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से दें। हालांकि पीटी ओरिएंट बहुत से टॉपिक आपको आज देखने को मिल जाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए, रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विशेषज्ञ समूह। इसकी कल सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग चल रही थी, विचार विमर्श हो रहा था किसी मुद्दे पर लेकर। वहाँ पर 17 पार्टियों ने इसके संदर्भ में कुछ बातें की जा रही थी, तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा इस फ्रंट पेज के न्यूज़ आर्टिकल में। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप लोग ज़रूर इम्पोर्टेंट नोट के रूप में इसे शामिल कीजिएगा। यहाँ से इस बार प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, वो मेंस में हो या इंटरव्यू में हो। तो चलिए देखते हैं, बहुत सी चीज़ें की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, सभी को अंडरलाइन कर दिया गया है। और अंडरलाइन इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। वहाँ पर बहुत से आपको वहाँ पर सेंड किया जाता है ये पीडीएफ, साथ ही इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर है उसे भी अपलोड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, उसके लिए लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दिए रहते हैं। चलिए हम लोग इसके की नोट्स पर बात कर लेते हैं। तो सारे मामलों को देखते हुए महत्वपूर्ण की नोट्स इस रूप से देखे जा सकते हैं। सबसे पहले, मुफ्त की रेवड़ियाँ की जब भी चर्चा हो उसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है फ्री ब्रिंज के रूप में। फ्री ब्रिंज अर्थात मुफ्त जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखा जाता है। तो एक शाब्दिक अर्थ यूपीएससी में या तो पीसीएस में आपको इस रूप से पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसको ध्यान में रखते इसका अर्थ मुफ्त की रेवड़ियों के रूप में ही लिया जाता है। मुफ्त की जो राजनीति होती है, मुफ्त की जो शैली होती है, उसी के संदर्भ में। तो देखिए क्या होता है, राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली पानी आपूर्ति, बेरोजगारी, दिहाड़ी मजदूरों, महिलाओं के लिए मासिक भत्ते, महीने का भत्ते के साथ साथ लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट देने का जो वादा करता है, इसी को फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी के रूप में देखने को मिलता है। और लगातार कुछ वर्षों में यह अन्य राज्यों, दिल्ली के राज्यों से स्टार्ट होते हुए इससे भी पहले होता था, पर दिल्ली में जिस रूप से पार्टियों ने घोषणा किया उसके बाद वहाँ दी। उसके पक्ष विपक्ष तर्क हो सकते हैं, पर एक एस्पिरेंट, एक लोग पर आप प्रशासन में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रभाव क्या होगा वो आप लोग को ज़रूर जानना है। तो सभी पक्षों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही में देखिए क्या होता है, राज्यों को फ्रीबीज प्रदान करने का आदत होती जा रही है, चाहे वह ऋण माफ़ी के रूप में हो या मुफ्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट के रूप में।
चुनावी जीत को पक्का करने के लिए यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी लगातार विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे पर बोला गया, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड एक IAS ग्रुप है, उसने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जिसमें इससे होने वाले जो दीर्घकालिक हानि है उससे अवगत कराया, जिस पर प्रधानमंत्री के द्वारा चिंता व्यक्त किया गया। ये विभिन्न कमेटियों में गया है उस रिपोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पर ये सब चीज़ों को बैकग्राउंड में इन सब चीज़ें घटनाएं घट रही है। तो ये सब चीज़ आप लोगों के लिए आने वाले जो भी एग्ज़ाम है यह न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सवाल जरूर उठेंगे, सब्सिडी और फ्रीबीज में अंतर क्या है, या अंतर इस रूप से क्या है जो दोनों, सब्सिडी भी एक प्रकार का तो यही प्रवृत्ति है कि किसी विषय वस्तु पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार छूट देती है। तो अंतर क्या है यह ज़रूर समझना है, उसके बाद आप स्पष्ट हो जाइएगा। फ्रीबीज के प्रभाव को आर्थिक नज़रिए से करदाताओं के धन से जोड़कर देखने की ज़रूरत है। जब मुफ्त की रेवड़ियाँ दी जाती है तो आर्थिक नज़रिए और करदाताओं के धन से जोड़कर देने की ज़रूरत होती है। साथ में सब्सिडी और फ्रीबीज में अंतर करना भी आवश्यक है, क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ है जो मांगों से उत्पन्न होते हैं। अर्थात सब्सिडी उन क्षेत्र समुदायों से हो सकता है जहां पर लक्षित लाभ इंगित हो, दीर्घकालिक हो, अल्पकालिक हो, लाभ वहां अर्जित हो। यद्यपि प्रत्येक राजनीतिक दल को लक्षित जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए सब्सिडी पारितंत्र के निर्माण का अधिकार है। तो यह राजनीतिक दल इस तरह कर सकती है, जो भी सत्ता में आती है वो कर सकती है। राज्यों या केंद्र के आर्थिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक बोझ नहीं होना चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपको अंतर करना होगा। अब मुफ्त की रेवड़ियों के पक्ष में तर्क क्या है यह आप लोगों को ध्यान रखना है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। विकास का सुगम बनाना, आधार यह होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा के लिए सहायता, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जो मुफ्त की रेवड़ियाँ दी जाती है या फ्रीबीज मुफ्त का घोषणा किया जाता है, तो इससे क्या विकास का सुगम बनाने का आधार बताया जाता है, इससे विकास होगा। क्या इससे वाकई में विकास होता है, यह एक अलग प्रश्न है या शोध का विषय है। क्या वर्तमान तक जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद ये प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर बहुत से मुफ्त की घोषणाएं की गई है, उसे वितरण किया गया है, वित्त आवंटित किए गए हैं। तो उससे क्या सफलता किस हद तक प्राप्त हुआ है, जहां अभी भी बेरोजगारी लगभग 9.7.8 के आसपास है। विभिन्न राज्यों में यह और भी स्तर देखने को मिलता है। जहां स्वास्थ्य की इतनी दयनीय स्थिति है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहां गरीबी भूखमरी के इतने मामले देखने को मिलते हैं, तो यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या यह वर्तमान विकास के सुगम के मानक हो सकते हैं या इससे इतर कोई समस्या है। नेक्स्ट है उद्योगों को बढ़ावा। जैसे बहुत से राज्यों में उद्योग स्थापना के लिए मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं, उसमें मुख्य तर्क होता है कि इससे रोजगार सृजन होगा, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, साथ ही उद्योग के लिए एक सेटअप तैयार होगा, इसलिए मुफ्त की घोषणाएं की जाती है। अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। चुनावी राजनीतिक पार्टियां तो ये घोषणा करती ही, साथ ही साथ जो मतदाता भी होता है वो चुनाव के दौरान यह अपेक्षा करता है कि इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां घोषणा करें और उसके लिए कुछ मुफ्त की रेवड़ियां उसे दे। तो इस प्रकार की अपेक्षाएं भी पूर्ति होती है और जिससे चुनाव में उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है और उनके विजयी बनाने के लिए एक मुख्य कारक होता है। कम विकसित राज्यों को सहायता, इसका मुख्य उद्देश्य यह भी देखने को मिलता है कि कम विकसित जो राज्य है उसे इस प्रकार के वित्त प्रबंधन होता है, वित्त सपोर्ट होता है। जैसे अभी मान लीजिए चुनाव है, तो जो वर्तमान राजनीतिक पार्टी है उस केंद्र में सत्ता में होगी, तो आके बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर एक चुनावी घोषणा करी, 1,20,000 करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का पैकेज, आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। अब ये पैकेज दिया जाएगा, उसके पीछे ये तर्क कभी नहीं बताया जाता ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां तत्कालिक रूप से केंद्र में होती है तो चुनाव के दौरान राज्यों में जाके ये घोषणा करती है।
तो इस प्रकार के जो घटनाएं होती है तो ये कम विकसित राज्यों में एक सहायता के रूप में भी देखने को मिलती है। तो यह मेन मोटो ये रहता है पक्ष के तर्क में कहने का कि मुफ्त की रेवड़ियाँ काफ़ी कारगर होती है, इससे विकास होता है। चलिए विपक्ष का तर्क भी देख लेते हैं। यह माइक्रो इकोनॉमी रूप से असहनीय है। अगर माइक्रो इकोनॉमी रूप से देखा जाए अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही असहनीय होता है, क्योंकि राजनीतिक व्यय प्राथमिकताओं को विकृत करती है। राजनीतिक व्यय के कारण जो प्राथमिकता राज्य की होनी चाहिए उसको विकृत करती है। साथ ही परिव्यय में किसी न किसी तरह की सब्सिडी पर केंद्रित बने रहने से प्रवृत्ति उभरती है। तो जो इकोनॉमी है माइक्रो इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। साथ ही राज्यों को वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? अंततः राजकोषीय प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि उससे पूंजी का अर्जन नहीं हो पाता है, पूंजीगत व्यय कमी हो जाती है। जबकि भारत में अधिकांश राज्य एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति में नहीं रखते हैं, उसके पास राजस्व के मामले प्रायः अंततः सीमित संसाधन ही होते हैं। बहुत से राज्य जैसे आपको बिहार जैसे झारखंड बिहार जैसे राज्यों में यह स्थिति देखने को मिलती है, जो लैंड लॉक स्टेट है भारत के, तो वहाँ पर यह स्थिति उभर कर देखने को मिलती है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन जो है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो इस पर कितनी बार हमने चर्चा किया है कि नियमों के अनुसार राज्यों को अपनी क्षमताओं और सीमाओं से अधिक उधार नहीं ले सकते हैं, और किसी भी जो विचलन या अलग या मंद के खर्च के रूप में अलग मद के खर्च के रूप में है, केंद्र और केंद्रीय बैंकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मेन मोटो ये कहा जा सकता है कि इस अधिनियम एक्ट के तहत यह दायित्व दिया गया राज्यों को कि एक लिमिट है आप लोगों की कर्ज लेने के लिए। अगर उससे अधिक कर्ज लेते हैं तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है, जिससे देश और राज्य पर किसी न किसी रूप से दबाव अलग रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के भी विरुद्ध है। यह मतदाताओं को किसी रूप से लुभाने की प्रवृत्ति को जन्म देने के लिए चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की घोषणा करता है। तो इस प्रकार की घटनाएं कमोवेश मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसके जो चुनाव आयोग के जो मूल मंत्र है उसके विरुद्ध है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है। भविष्य के विनिर्माण पर दुर्बलकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इससे विनिर्माण की जो गतिविधि होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। यह भी इसके लिए आप लोग इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कल्चर को विनाश करता है। ये क्रेडिट कल्चर जो है फ्रीबीज या मुफ्त रेवड़ी के रूप में ऋण माफ़ी जो किया जाता है उससे वांछित परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जैसे यह संपूर्ण क्रेडिट कल्चर को नष्ट कर सकता है। सभी राज्य यह मांग करेंगे जैसे ऋण माफ़ी हो। तो यह एक देखिए किसानों की ऋण माफ़ी एक अलग मुद्दा है, उसमें भी यह समस्या देखने को मिलती है। बैंकों में धोखाधड़ी हो रहा है, बड़े बड़े घराने कर्ज लेके भाग जाते हैं, धोखाधड़ी होता है, उसमें भी कर्ज माफ़ी का एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये समस्या है जिससे क्रेडिट कल्चर एक विनाश होता है। साथ में ये तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या मुफ्त की रेवड़ियाँ भी शामिल हो गया है। तो इससे क्रेडिट कल्चर बहुत ही विनाश होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विपक्ष तर्क है कि इस प्रकार की जो क्रिया गतिविधि राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, या उसके लिए हमें बैकडोर सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। वर्तमान स्थिति बोझ क्या है, यह भी कर्ज का बोझ देख लीजिए तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वित्त वर्ष 2020-21 के में देश के विभिन्न राज्यों औसतन कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1/3 से लगभग 31.3% तक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सभी राज्यों का समग्र जीडीपी अगर निकाल लिया जाए तो लगभग 31.3% के आसपास हो गया। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, जबकि अनुशंसा कुछ और ही होता है एफआरबी एक्ट के तहत। सबसे खराब स्थिति पंजाब की है, ध्यान रखिएगा, जिसका कर्ज जीएसडी ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसका रिकॉर्ड 53.3%। तो देखिए सबसे ज़्यादा पंजाब में है, तो 53.3% वहाँ कर्ज का बोझ है राज्यों में, उस राज्य में। दूसरे स्थान पर सबसे हालात खराब राजस्थान का, जहाँ उसके कर्ज उसके जीएसडीपी का 39.9% है। तो ध्यान रखिएगा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है।
साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में कर्ज का 38.8%, केरल में 38.3%, गुजरात में 23%, महाराष्ट्र में 20%। तो इस प्रकार, और साथ में आंध्र प्रदेश का उसके जीडीपी का 37.6% हो चुका है। तो आंकड़े आपको देख सकते हैं उसके कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत आंकड़ा है। जबकि नोट याद रखिएगा आप लोग, आदर्श स्थिति में किसी राज्य को अपने जीएसडीपी का 20% ही कर्ज लेना चाहिए, ऐसी अनुमति राज्य दिया गया है, जिससे सभी चीज़ें समान रूप से सुचारू रूप से की जाए। तो आंकड़े कुछ और करते हैं, राज्यों की राजनीतिक पार्टियां कुछ और करती, केंद्र की राजनीतिक पार्टियां कुछ और भी। सत्ता में कोई भी हो, सत्ता का अभ्यास जरूर करना चाहती सभी पार्टियां, उसके लिए एन केन प्राक्रेन नीति अपनाई जाती है। उसी का एक दुष्परिणाम है कि राज्यों का जो मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति वो बढ़ी है और ये लगातार बढ़ती जा रही। इस पर नियम कानून बनना जरूरी है, प्रश्न लगाना जरूरी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये मुद्दा उभरा है और लगातार इस पर आप लोगों को न्यूज़ अब देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस वर्ष जो भी इम्पोर्टेंट मेंस और इंटरव्यू होगा उसमें आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण, वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, उसमें आपको यह महत्वपूर्ण देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम बढ़ते हैं। सरकार ने वापस लिया डाटा प्रोडक्शन बिल, अब नेक्स्ट नए सिरे से इसे लाएगी। तो उसके लिए देखिए कुछ की पॉइंट है, उसे जरूर देख लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया, आप लोग जरूर देख लीजिए जाके वहाँ से। देखिए 2019 में पहली बार लाया जाता है। 16 दिसंबर 2021 को समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, संसद की संयुक्त समिति। उसके बाद इस बिल को अंतिम रूप से देकर संसद को पेश किया जाना था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्री है, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा संसदीय समिति के बिल में 81 संशोधन का प्रस्ताव दिया है और समिति ने इस रिपोर्ट ध्यान रखते हुए नए फ्रेम रूप से यह पुनः शामिल किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि इससे संबंधित आप लोगों को पीटी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, यंग इंडिया दफ्तर अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। यंग इंडिया क्या मामला था, हेराल्ड क्या मामला था, तो आप लोग को लास्ट जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया गया वहाँ पर कवर किया गया है। उस वीडियो को जो भी अभ्यर्थी नहीं देखें जाकर जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोग को सारे चीज़ों को कवर हो जाए, ताकि आप लोग इन सब न्यूज़ जब भी आए तो इससे एक्टिव मोड में काम कर सकें। देखिए एक न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कि अमेरिकी स्पीकर के दौर में भड़के चीन में ताइवान कोई प्रतिबंध लगाए, कई प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में अमेरिकी जो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी वो ताइवान का यात्रा करते, जिसके विरोध में विभिन्न स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। अब यह क्षेत्र भी किसी न किसी रूप से प्रभावित होगा अमेरिकी वर्चस्व और चीनी वर्चस्व के रूप में। तो ये देखिए क्या है मामला, यह जरूरी है जानना। या जब भी आए इसे प्रश्न तो आप लोग इसे जरूर की नोट्स के रूप में शामिल कर लीजिएगा। यह काफ़ी इनफ होगा, जो भी की नोट्स दिया जाएगा उससे अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें और भी शामिल की जा सकती है। जैसे चीन और ताइवान जब भी विवाद उत्पन्न होगा उसके पीछे का इतिहास आप लोग को जानना जरूरी है। क्या इतिहास है विवाद, क्या वर्तमान का या पूर्व से ही चला आ रहा है। वहाँ का तांग राजवंश था जो 1618 से 1907 ईस्वी तक शासन किया था चीन में। चीनी लोग मुख्य भूमि से बाहर निकलकर ताइवान में बसने लगे। उस वर्ष तांग वंश के शासन के दौरान चीन से जो लोग थे वहाँ से निकलकर ताइवान जो आइलैंड है, इसका भी पिक्चर आप लोगों को सेंड किया गया है। चीन देखिए, चीन यहाँ पर होगा और ताइवान इसके ऊपर है, बगल में जस्ट जापान इसके ऊपर है। तो इसी के बीच तांग वंश के समय यहाँ पर लोग आने लगे और चीन 1624 और 1661 तक चीन एक डच, वर्तमान नीदरलैंड का भी उपनिवेश रहा था चीन का यह क्षेत्र। और साथ ही में साथ चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि समझना है तो वर्ष 1894 घटना को नज़र डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह चीन के चिंग राजवंश और जापान के साम्राज्य के बीच पहला चीन जापान युद्ध लड़ा गया। वहीं से यह समस्या उभरा है धीरे धीरे। और वर्तमान स्थिति अभी यह है कि चीन उसे अभिन्न अंग मानता है, पर ताइवान इसके दूसरे पक्ष पर रहता है और विश्व के बहुत सी देश हैं जो इसे इस रूप से देखता भी है। लगभग 1 वर्ष तक चले इस युद्ध में अंततः जापानी साम्राज्य की जीत हुई और जापान ने कोरिया, दक्षिण चीन सागर अधिकांश भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसे ताइवान भी शामिल था। तो ध्यान रखिएगा, चीन का बाउंड्री यह है,
ताइवान जापान और दक्षिणी चीन सागर लगभग यह सारा क्षेत्र है। तो यहाँ पर अधिकतर पर जापान ने कब्जा कर लिया। तो ताइवान भी इसी क्षेत्र में था, तो यहीं से यह अलग हो जाता है। तो उस समय जो स्थिति थी उसके अनुसार यह हालात देखने को मिला। नेक्स्ट है, जापान सेना के विरुद्ध मिली हार के कारण चीन की जनता राजतंत्र के विरुद्ध संदेह पैदा हो गया। चीन में राजनीतिक विद्रोह शुरुआत होगी। और चीन में विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई और 12 फरवरी 1912 को चीन में साम्राज्यवाद का समाप्त कर दिया गया। और वहाँ पर इस तरह के राष्ट्रवादी कुमिंतांग पार्टी जो थी सरकार बनाई और उस क्षेत्र में चिंग राजवंश के अधीन थे। यह क्षेत्र जो भी थे चीन राजवंश के अधीन थे, वे सभी चीन की नई सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गए। विवाद यहीं से फिर देखने को मिल गया। जो क्षेत्र थे चिंग राजवंश का, वो क्षेत्र अब कुमिंतांग पार्टी जो स्वयं को वहाँ की सबसे सशक्त पार्टी मानती थी उस दौर का, तो वो उस पर अधिकार कर ली। इस दौरान चीन के आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। तो वर्ष 1912 के बाद ही रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाने लगा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं घटी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर आधिकारिक नाम बदलकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप से कर दिया गया, वर्तमान चाइना जो भी है। और ताइवान को अपने आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में संबोधित करने लगा। तो देखिए दोनों के क्षेत्र निर्धारित हो गए यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नोट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्या है, विश्व के अधिकांश देश पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देते हैं, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाली की संख्या बहुत काफ़ी कम है। अर्थात जो ताइवान है उसकी संख्या बहुत कम है समर्थन देने वाले को, पर चाइना को तो दिया ही जाता है। चाइना एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा। यह द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, उस समय की बात की जा रही है, अभी का नहीं। चीन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी जो ताइवान को चीन का अभिन्न अंग के रूप में देखता है। वर्तमान रूप में देखा जाए तो चीन के एक अभिन्न अंग के रूप में देखता है। इस वर्ग ने एक चीनी नीति वन चाइना पॉलिसी का समर्थन मानते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, वन चाइना पॉलिसी जो है उसका समर्थक के रूप में देखने को मिलता है। इसके अनुसार चाइना चीन का अभिन्न अंग है। जो लोग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त करने होंगे। कहने का अर्थ यह है, जो चीन है, बड़का चीन जो है, सने मतलब इसको छोटका चीन वासियों के नाम से संदर्भ सकते हैं। तो जो इसके साथ राजनीतिक संबंध कोई भी देश स्थापित करना चाहता है तो इसके साथ कुछ संबंध नहीं रखा है, उसका पैरेलल संबंध चाइना ही देखेगा। इसका अर्थ यह है, अगर इस प्रकार से कोई देश बायलैटरल कर रहा है तो यह चाइना इसके अपने वन चाइना पॉलिसी के विरुद्ध मानता है। तो इस संदर्भ में पर विश्व के देश क्या करते हैं, कुछ देश ऐसे भी, बहुत से देश ऐसे हैं कि दोनों को अलग अलग देश मानते हैं, दोनों के साथ राजनीतिक संबंध कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हैं। तो यह आप लोग को देखने की जरूरत है, क्या यह विवाद है। नेक्स्ट है, अब चीन और ताइवान विवाद में अमेरिका की स्थिति क्या है यह जानना है, उसके भारत की स्थिति क्या है यह भी देखना होगा, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चीन ताइवान जो विवाद है, अमेरिका की भूमिका शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में ढूंढा जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने शीत युद्ध नीति में ताइवान का महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका को स्वीकार किया और शीत युद्ध के शुरुआत में ही दौरान चीन अमेरिका का पूरा समर्थन करने लगा। तो इस संदर्भ में देख सकते हैं ताइवान का समर्थन शीत युद्ध के दौरान ही अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्थिति बदली थी फिर बाद में, जैसे रिचर्ड निक्सन जब राष्ट्रपति बने अमेरिका के 72 में, उनके द्वारा अमेरिका चीन संबंधों के साथ अमेरिका ताइवान संबंधों में भी परिवर्तन आने लगा और 1 जनवरी 1979 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो वर्तमान चाइना है, चीन है, उसे मान्यता दे दी और चीन के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किया, जबकि अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंध जो थे समाप्त कर लिए। तो देख सकते हैं 1979 के आसपास क्या स्थिति हुई, अमेरिका ने चीन पर अपना राजनीतिक संबंध स्थापित किया, उसके कूटनीतिक संबंध स्थापित करना शुरू किया और ताइवान को सिरे से दरकिनार करते हुए उसकी नीतियों के साथ काम करने लगा। नेक्स्ट है, आज अमेरिका पुनः चीन ताइवान संबंध में पुनः बदल गया है। चीन अब विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभरा है। वह धीरे धीरे पूर्वी एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित करने की अग्रसर है। ऐसी स्थिति में चीन अमेरिका के वर्चस्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। तो अमेरिका पुनः इस मुद्दे पर
ताइवान के साथ खड़ा होते हुए दिखता है। यही सबसे बड़ा मूल कारण है। तो समझ रहे होंगे कि पहले चीन से ताइवान लोग कैसे गया, चीन किस रूप से ताइवान का वर्गीकरण करता है, फिर पुनः वह किस रूप से वन चाइना पॉलिसी लाता है, विश्व के देश कैसे सपोर्ट करते हैं, खासकर अमेरिका फिर पुनः किस तरह राजनीतिक संबंध स्थापित करता है, और वर्तमान स्थिति में फिर अमेरिका ताइवान का कैसे सपोर्ट करता है, किस संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मामला यही है। और अमेरिका चीन मुकाबला करने ताइवान का समर्थन कर रहा है, जिसका एक मुख्य कारण स्पष्ट होता है। यही कारण है कि चीन की उभरती अर्थव्यवस्था को पैरेलल रूप से मोटिवेट करने, पैरेलल रूप से काउंटर करने के लिए यह चीज़ें की जा रही है ताकि उभर न सके। और भारत ताइवान संबंध क्या है, इसके संदर्भ में आप लोगों को जानना चाहिए। भारत ताइवान के बीच संबंधों की शुरुआत वर्ष 1995 में जब भारत ताइवान के द्वारा मिलकर संयुक्त तौर पर गैर सरकारी सहभागिता को बढ़ाने इंडो ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो 1995 में यह घटना देखने को मिलती है कि ताइवान के साथ भारत इस प्रकार का एक संगठन स्थापित करता है, जिसी कारण भारत ताइवान संबंधों औपचारिक शुरुआत 1990 का दशक मानी जाती है। यहाँ नोट याद रखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र में उन 179 सदस्य देशों में से एक है जो ताइवान के साथ अनौपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किया है। देखिए, और जो औपचारिक संबंध राजनीतिक संबंध है वो नहीं किया है, अर्थात सरकार के बीच संबंध स्थापित नहीं किया है, पर अनौपचारिक रूप से शुरुआत इसकी 1990 के दशक में इंडो ताइपे एसोसिएशन के रूप में हुआ है, अर्थात विभिन्न जो संगठन होते हैं वहाँ पर इस रूप से कार्य कर रहे हैं। भारत समेत विश्व के तकरीबन 80 देश ऐसे हैं जो ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध और आर्थिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। और साथ में ताइवान में कोरोना वायरस जब आया था, जो कोविड का दौर चल रहा था, वहाँ इलाज के लिए चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए भारत ने 1 मिलियन फेस मास्क वहाँ पर सपोर्ट के रूप में भेजा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिला था। संघर्ष की बिंदु क्या है, वन चाइना पॉलिसी के समक्ष चुनौती मानता है चीन, और इसी के संदर्भ में सारे मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें चीन जो है वन चाइना पॉलिसी के अर्थ रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना अर्थात जो बड़ा चाइना के रूप में है, एक छोटा चाइना समझ लीजिए, तो इसके विरुद्ध यह मानता है कि एकीकरण के रूप में यह कूटनीतिक स्थापित करना चाहते हैं। उन्हीं के रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने होंगे। जो भी चीन के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो केवल चीन के साथ स्थापित करना चाहिए, न कि छोटा जो ताइवान है उसका क्षेत्र मानता है। हालांकि यह लोकतांत्रिक रूप से देखने को मिलता है, यह मामला वैश्विक रूप से पटल पर है, तो उसका निर्धारण वैश्विक सूझबूझ से किया जाना चाहिए, कूटनीतिक तरीके से किया जाना चाहिए। तो यह मामला आप लोगों को सारे मामलों को संबंध में यही मेन मोटो है। विवाद अब उत्पन्न होगा, राजनीति चीन के वर्चस्व अमेरिकी वर्चस्व के बीच ताइवान आया है, तो यह अब लगातार देखने को मिलेगा। तो ये सब घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे रूस यूक्रेन का मामला, यूरोपीय संगठनों का मामला, साथ में नाटो का मामला। तो ये सब जो होते हैं इसके पीछे यही सब मोटो रहता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, नीचे आ जाइएगा, नेक्स्ट आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिलेंगे। अब देखिए, खत्म होगा टोल प्लाजा, जीपीएस के जरिए वाहनों से वसूला जाएगा शुल्क। जो मंत्री है, राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहा गया है। तो इसके संबंध में कुछ फैक्ट है, उसे आप लोग पीटी फैक्ट के रूप में चेक कर लीजिएगा। इसका न्यूज़ वहाँ से आप लोग को कवर कर लेना है। इस पर भी न्यूज़ लास्ट वीडियो आप लोग को दैनिक जागरण में कवर किया गया है, एक राष्ट्र एक मतदाता। तो इससे संदर्भित न्यूज़ को जो भी है वहाँ से आप लोग कवर करके हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ कुछ आज लोकसभा में प्रश्न उत्तर में यह जवाब दिया गया, तो इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपना पदभार 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो अपना पदभार उत्तराधिकारी जो होंगे वरिष्ठतम जो क्रम में जस्टिस रमना के बाद जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे। तो इनका कार्यकाल जो होगा, तो यह कमेटी में गया है, तो आप लोगों को पीटी से एक फैक्ट देखने को मिलेगा, तो यह नज़र बना के रखना है। नेक्स्ट है, नीचे आ जाइए, नीचे आप लोग कवर किए। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और बहुत जल्द मॉक इंटरव्यू का आप लोगों को कवर किया जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा आप लोग।
देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप लोगों को लास्ट वीडियो इस एक्ट के वीडियो में बना है, जब ईडी की चर्चा की गई थी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, तो ईडी के संदर्भ में इस न्यूज को कवर किया गया था। उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें विदेशी धन के संदर्भ में, तो इसे अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है किस रूप से इसमें बदलाव आए हैं। सत्ता दलों जो 17 जो विपक्षी दल है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया है इस कानून संशोधन में, तो खतरनाक सुप्रीम कोर्ट ने बताया, तो इसके संदर्भ में जो चीज़ों को देखना है क्या है, इस एक्ट के चर्चा में क्यों है। तो याद रखिएगा ईडी ने वर्ष 2014-15 और 2016-17 में लगभग 4913 मामले तुलना में 2019-20 और 21-22 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा और पीएमएलए एक्ट के तहत 14,143 मामले दर्ज किए हैं। उसका समाशोधन कर रहा है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है आंकड़ा, इतनी बड़ी संख्या में मामले आए हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय जो है ईडी इंफॉर्मेशन जो आप लोग को इस बार एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ कवर किया गया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा, उससे की नोट्स बना लीजिएगा। अब देखते हैं वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक धन शोधन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन का मामला दर्ज किया है। इसी के संदर्भ में विपक्षी पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसका संबंध देखने को मिला आज के न्यूज़ के कवर में। तो 1999 का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम क्या है, इस पर भी पहले चर्चा की गई थी, हालांकि अभी शॉर्ट में हम लोग चर्चा कर लेंगे ताकि चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट हो, याद हो जाए। भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया गया। जितने भी विदेशी मुद्रा का लेन देन होगा इसके लिए कानूनी ढांचा इसी के संदर्भ में देखने को मिलता है। नियम कैसे होगा, कैसे इसका प्रबंधन होगा। फेमा जो 1 जून 2000 को प्रभावी हुआ था, देखिए पीटी फैक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, किस दिन प्रभावी हुआ था किस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो 1 जून 2000 को। इसके तहत विदेशी मुद्रा जुड़े सभी लेन देन को पूंजी और चालू खाता लेन देन के लिए वर्गीकृत किया गया था। जितने भी पूंजी खाता और चालू खाता है सभी के लिए वर्गीकृत किया गया था इस एक्ट के तहत। तो चालू खाता को कैसे परिभाषित करता है, यह निवासियों द्वारा किए गए सभी लेन देन जिनके द्वारा किसी उसकी संपत्ति या देनदारियों भारत के बाहर आकस्मिक देनदारियों सहित कोई परिवर्तन न हो तो उसे चालू खाता लेन देन के अंतर्गत रखा गया। जैसे विदेशी व्यापार के संदर्भ में भुगतान, विदेशी यात्रा, शिक्षा आदि के संबंध में जो व्यय होगा उसे आपको चालू खाता के रूप में रखा जाएगा। पर पूंजी खाता लेन देन क्या मानता है यह एक्ट, इसमें लेन देन के वे मामले शामिल होंगे जो भारत के निवासी द्वारा किए जाते हैं, जिसमें भारत के बाहर उसकी परिसंपत्ति या देनदारियों में बदलाव होता है, जैसे या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। जैसे विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, भारत के बाहर चल अचल संपत्ति अधिग्रहण करता है, तो ऐसे मामले होंगे तो उसे पूंजीगत खाते में रखेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है वैसे खाते जिससे भुगतान करने के बाद उसके आय में बढ़ोतरी नहीं होगी तो वो आपको चालू खाता में रहेगा, और जिससे आय में बढ़ोतरी होगी वहाँ पर पूंजीगत खाता में रखा जाएगा इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है धन शोधन अधिनियम 2002। यह धन शोधन से निपटने के लिए भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढांचा है, मूल तत्व है यह क्या करता है, इस अधिनियम प्रदान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, उनके वित्तीय मध्यस्थों के बीच लागू होता है। अर्थात जितने भी वित्त से लेन देन वाले संस्थान है उन पर यह लागू होगा। इस एक्ट में संशोधन 2012 में किया गया, जिसमें रिपोर्टिंग इकाई की अवधारणा शामिल की गई थी। इसमें बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि पर सभी पर लागू हो, जितने वित्तीय संस्थान हैं उन पर लागू होगा। साथ में यह जो पीएमएलए एक्ट 2002 में 5 लाख की जो सीमा थी उससे समाप्त कर दिया गया। इसकी 2012 में संशोधन हुआ है, सॉरी 21 हो गया, यहाँ लिखा गया है 2012 संशोधन जो हुआ था उसकी सीमा जो हटा के अनलिमिटेड कर दिया गया। तो यही ईडी की एक सशक्त एक फैक्टर हो जाता है जो कि कहीं भी जाकर वो छापेमारी कर सकता है, किसी भी रकम को वो जब्त कर सकता है।
नेक्स्ट है, इसके गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अस्थायी कुर्की की जा सकती है, जब्ती की जा सकती है का प्रावधान इस एक्ट संशोधन में किया गया। तो मेन आप लोगों को यह प्रावधान था। इससे रिलेटेड और भी जो किए गए थे बदलाव, उस पर लास्ट वीडियो जो बना है दैनिक जागरण का, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक आप लोग को बता दिया जाता है उस न्यूज़, आज के टॉपिक जो होगा मान लीजिए 1 तारीख का, तो वो आप लोग को टॉपिक पहले ही बता दिया जाता है। तो आप लोग उस वीडियो को देख कर आप कवर कर लीजिएगा। देखिए, ईडी के रडार पर सभी है ब्लैक एंड व्हाइट बनाने वाले खेल, इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ कवर किया गया, केस स्टडी किया है। तो केस स्टडी जरूर आप लोग पढ़िएगा ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो सके। नेक्स्ट है, आप लोग आइए नीचे, देखिए ये कवर आप लोग जरूर पढ़िएगा। रोजगार बढ़ाती डिजिटल अर्थव्यवस्था कैसे रोजगार बढ़ा रही है डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में, इसके संबंधित एक आर्टिकल लिखा गया है, तो इससे जरूर कवर कीजिएगा। इससे आप लोग को कुछ चीज़ें आप लोग को जरूर संबंध में आएगी, समझ आएगी, जिससे आप लोग अपने आंसर लेखन में शामिल कर सकें। विचाराधीन कैदियों के परिवार की पीड़ा के संबंध में कुछ डाटा फैक्ट दिया गया है, तो इसे भी छोटा आर्टिकल है, जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि डाटा जब भी एंट्री करेगी इससे रिलेटेड न्यूज़ में, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर में। ये भी आर्टिकल आप पढ़िएगा, जनता के माध्यम से ही होगा सामाजिक परिवर्तन। तो इसके संदर्भ में CV श्रीवास्तव के द्वारा, जो सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड गवर्नमेंट दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेख है, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा आप लोग ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो। आप लोग को और भी जो अंडरटेक किया गया है उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि चीज़ें और भी आप लोगों को PT फैक्ट के रूप में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल आप लोग को आज न्यूज़ कवर करनी चाहिए, बहुत से पदक जीता गया है। तो लास्ट में जब कॉमनवेल्थ समाप्त हो जाए, इससे रिलेटेड सारे पदकों की श्रेणी जो रहेगी, उससे जो भी भारत को उपलब्धि प्राप्त किया उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो साथ ही में आप लोग को ये सब न्यूज़ कवर करते चलना है PT फैक्ट के रूप में। आज के जो न्यूज़पेपर था इतना ही, बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग कल फिर मिलेंगे। और आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि और भी चीज़ें हम लोग स्पष्ट होकर आगे बढ़ें और चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे जो एस्पायरेंट जो 66 BPSC में सफल हुए हैं, उनका जल्द ही वीडियो अपलोड होगा ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख सके, उन्होंने अपनी जर्नी कैसे इस रूप में प्राप्त किया, उनके बीच कितनी समस्या आई थी। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।